नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया जी, जो कि महिला एवं बाल विकास की मंत्री हैं। वैसे तो उन्होंने चुनाव 7 बार लड़ा है, 2 बार हारी हैं, लेकिन 5 बार जीती हैं और इस बार जो है वो एक फुल फ्लेजेड मंत्री हैं। राजनीति में लगभग 3 दशक से ज्यादा से हैं। इनके फादर दिलीप भूरिया एक वेल नोन आदिवासी लीडर थे। कांग्रेस में रही हैं, लेकिन कांग्रेस की रीति नीति नहीं समझ आई, नहीं रास आई तो बीजेपी में आ गई। पिछली बार भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इनको राज्य मंत्री बनाया था। हेल्थ विभाग था, लेकिन बहुत कम समय रह पाई क्योंकि विधानसभा चुनाव थे। चलिए, बहुत सारे इनके साथ बातें हम करेंगे। चलिए आज हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि बहुत अहम विभाग इनके पास है, महिला एवं बाल विकास। और बहुत अच्छी सी एक बात आपको इनके बारे में बताऊं, कॉलेज में पढ़ रही थी, फादर तो थे ही पॉलिटिक्स में। लोगों ने आग्रह किया कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ती हैं, और इन्होंने भी सहज रूप में कह दिया कि ठीक है, मैं लड़ लूंगी। बस फिर क्या था, वो दिन है और आज का दिन है कि पॉलिटिक्स में आ गई। चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। मैम, आपका स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। देखिए, जैसा मैंने बताया, एक तो लंबे समय से आप पॉलिटिक्स में, लगभग 35 साल हो गए हैं। ये बड़ा एक मुझे बहुत दिलचस्प किस्सा लगा। हालांकि पॉलिटिकल विरासत है आपके पास, फादर, उनका बहुत नाम था पॉलिटिक्स में एज एन आदिवासी लीडर। ये क्या किस्सा है कि कॉलेज में पढ़ रही थी और लोगों ने आग्रह किया आपके फादर से कि निर्मला जी को चुनाव लड़ना चाहिए, और आपने भी कह दिया हाँ हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ, चुनाव लड़ लिया आपने? देखिए, एक राजनीतिक पृष्ठभूमि जरूर मिली है मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया। एक लंबे समय तक उन्होंने राजनीति करी और यहाँ से, गांव से लेकर के और राष्ट्रीय राजनीति में एक जाना पहचाना नाम रहा है उनका। और एक समय ऐसा आया कि मैं जब पढ़ रही थी तो उस समय पंचायत के चुनाव आए थे। पटवा जी उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और डायरेक्ट इलेक्शन वाली बात आई। और उस समय ये था कि जिला पंचायत अध्यक्ष का जो पद था वो महिला आ गया। और उस समय के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, उनका एक ये था कि भाई महिला है। आज से हम 30-35 साल पीछे ये सोचें कि भाई कोई महिला आकर के, और एक लोकसभा की तरह चुनाव था वो। और तो ये था सबका कि भाई कोई जाना पहचाना ऐसा चेहरा हो जिसे लोग जाने, और जिसके नाम से, तो पापा तो थे ही उस समय, सांसद थे। तो एक सबका ये आग्रह था कि भाई निर्मला आए और ये चुनाव लड़े। और सहज घर में आकर के पापा ने पूछा कि निर्मला चुनाव लड़ लेगी, तो सहज बोल दिया कि हाँ लड़ लूंगी। और तब से आज तक ये राजनीति में आए और काम कर रहे हैं। जी, आप ही को क्यों फादर ने पूछा? क्योंकि आप लोग 5 भाई बहन हैं? 6 हैं, 6 भाई बहन हैं, तो पिताजी ने आप ही से क्यों पूछा? देखिए, मेरे से बड़ी सिस्टर है और सेकंड में हूँ, और हम ही उस समय थे, बाकी छोटे भाई बहन पढ़ रहे थे। और सहज ऐसा कार्यकर्ता हो कि क्योंकि मैं मिलती भी थी और सहज ऐसा जाती भी थी, तो लोगों को ऐसा लगा कि करना चाहिए इसके लिए। और फिर ऐसा सहज ऐसा विषय आया और सहज पापा ने पूछ लिया मुझसे कि चुनाव लड़ लोगी क्या? तो मैंने कहा हाँ लड़ लूंगी ऐसा। और राजनीति में पदा हो गया, आना हो गया, आ गया। और आज तक आप हैं? आज तक हूँ। लेकिन एक बहुत लंबा सफर है, राजनीतिक सफर आपका, 35 साल से ज्यादा। 7 बार आप चुनाव लड़ी हैं, एक बार सांसद का भी लड़ा, 5 बार जीती, लेकिन बहुत समय लग गया मंत्री बनने में। अब जाके आप एक फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर बनी हैं। देखिए, हाँ, एक राजनीति में ये कहते हैं ना कि राजनीति में व्यक्ति कई बार ये है कि संघर्ष कर के उसकी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। लेकिन कई कार्यकर्ता या ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं मिल पाता है।
और मेरा ये है कि इतने लंबे समय से 30-35 साल मुझे हो गए हैं, तो इस बीच में मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और कई तरह की संघर्ष करने की परिस्थितियां भी आई। तो राजनीति में रह कर के मैं, क्योंकि कांग्रेस से भी फर्स्ट बार में चुनाव लड़ी थी, तो वहाँ भी और यहाँ भी तो काफ़ी कुछ इस बहाने मुझे सीखने को भी मिला। और कई बार ये लगता है कि भाई राजनीतिक पृष्ठभूमि से आई हैं या महिला हैं तो राजनीति में कुछ आसान होगा या ऐसा होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप राजनीति हो या कोई सी भी फील्ड हो, उसमें आपको संघर्ष तो करना है और खुद को मेहनत करनी पड़ेगी और खुद को, और इसमें ये कि मेरे पापा का मुझे फुल सपोर्ट रहा और उनका आशीर्वाद मेरे साथ में रहा, तो मैंने हर परिस्थिति से सामना किया और जो मुझे सिखा कर के गए हैं या जो उन्होंने दिया है मुझे, वो मुझे आज भी प्रेरणा देता है। मेरा संगठन तो है ही है, साथ में सभी लोग हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो उन्होंने संघर्ष किया और उन्होंने जो गरीबों के लिए और सबके लिए काम किया, कहीं न कहीं वो मेरे लिए प्रेरणादायक है। प्रेरणा के स्रोत रहे आपके फादर। स्रोत रहे। आप सबसे कम उम्र की विधायक थी जब 93 में आपने पहला चुनाव लड़ा था। जी। आप शायद 25 इयर्स की रही होंगी। कांग्रेस में थी, आपके फादर भी एक लंबे समय तक कांग्रेस में रहे। जी। आपके फादर तो गांधी परिवार के बहुत निकट भी थे। जी। सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, बहुत करीबी थे। जी। फिर मोह भंग कैसे हो गया कांग्रेस से कि बीजेपी में आ गए आप लोग? देखिए, एक लंबा राजनीतिक जीवन मेरे पापा का बीता और वो नीचे से ज़मीन से और ऊपर उठ कर के आए, एक छोटे से गांव से निकल कर के, और राजनीति भी उन्होंने नीचे से शुरू करी, सरपंच से लेकर के, और कोऑपरेटिव में भी काफ़ी काम किया उन्होंने, और फिर विधायक भी रहे, जहाँ से मैं अभी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है पेटलावद, वहाँ से वो विधायक भी रहे, और फिर सांसद का चुनाव लड़ा और एक लंबे उसमें रहे, कांग्रेस में भी रहे तो लंबे समय तक रहे और उनसे सबसे संपर्क रहा। लेकिन उस समय जो नेता थे और उसमें, और फिर चेंज करी पार्टी, तो उस समय उनको लगा होगा कि अब शायद यहाँ रहना मुश्किल है, या जिनके लिए हमें काम करना है, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, जिस समाज के लिए, जिस वर्ग के लिए काम करना है, वो काम शायद कांग्रेस में रह कर के नहीं कर पाऊँगा, और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी में आए। वो अभी भी हमने देखा है पिछले कई साल से, अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं, 2020 से हम लगातार देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेता लगातार जो है बीजेपी में आ रहे हैं। आप इसको कैसे देखती हैं? चूंकि आप भी एक बार कांग्रेस में रह चुकी हैं, आपके फादर भी कांग्रेस से बीजेपी में आए, ऐसा क्या हो रहा है कांग्रेस में कि सब जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़े? आखिर में सबसे पुरानी पार्टी है, 70 साल से ज़्यादा उसने कंट्री को रूल किया है, लेकिन अब भी आज की तारीख में सब उसे छोड़ रहे हैं और बीजेपी में आ रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी ये अपने आप में झांकना चाहिए या विश्लेषण करना चाहिए, ऐसा कुछ वो करना चाहिए कि उस समय में जो लोग थे वो कहीं न कहीं सोचते होंगे, लेकिन आज की परिस्थितियों में अब देखा होगा कि विधानसभा के चुनाव हो कि ये लोकसभा के चुनाव हो, सारे लोग जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की उनकी योजनाओं से जुड़ करके, और हमारे यहाँ प्रदेश की सरकार है उनकी योजनाओं से जुड़ के, कहीं न कहीं आम व्यक्ति जो है, जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने आम व्यक्ति के लिए बनाने का काम किया है, चाहे वो महिलाएं हो, युवा हो, किसान हो, गरीब हो, उनके लिए जो योजनाएं बनाई, और वो योजनाएं जब नीचे तक गई तो लोगों को ये लगा कि यही पार्टी है जो आम व्यक्ति का विकास कर सकती है, गरीबों का विकास कर सकती है, महिलाओं का विकास कर सकती है, किसानों का विकास कर सकती है, उन्हें आगे बढ़ा सकती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो लोग हैं वो प्रभावित होकर के और आ रहे हैं, बीजेपी में आ रहे हैं। आपने महिलाओं की बात की, आपका विभाग भी बहुत अहम है जी।
और सबसे जो इम्पोर्टेंट योजना है लाडली बहना योजना, विधानसभा से पहले ही उसको लागू की गई थी, उससे बीजेपी को फायदा भी हुआ, रिकॉर्ड सीट्स मिली, लोकसभा में भी मदद मिली। तो कितना आप इसको कैसे देख रही हैं, क्योंकि आप ही का विभाग इस योजना को हैंडल कर रहा है? देखिए, लाडली बहना जो योजना है वो एक बहुत अच्छी योजना है और सफल योजना है, और उनसे हमारे चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों की हमारी बहनें हों या नगरीय क्षेत्र की हमारी बहनें हों, और उनको ये लगा कि ये ऐसी योजना है जो सीधे रूप में उनको कहीं न कहीं लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। और छोटी छोटी चीज़ों के लिए जहां हमें किसी और के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था, चाहे वो परिवार के लोग ही हों, तो उसमें कहीं न कहीं उनको लगा कि भाई ये हमको फ़ायदा पहुंचाने वाली, और हम खुद खर्च कर सके। और पहली बार ये हुआ कि कई बहनों के तो ये कि बैंक में अकाउंट भी नहीं होंगे, तो इस योजना के माध्यम से उनके अकाउंट कम से कम खुले और वो पैसा जा रहा, और वो खुश है और बहुत अच्छी योजना है। और इसको देख करके हमारे दूसरे देश के दूसरे जो प्रदेश हैं वहाँ के भी जो लोग हैं वो भी यहाँ पे आकर के इस योजना के बारे में उन्होंने जाना, और वो भी इसे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में तो लागू ही कर दिया है इस योजना को। जी जी। हाँ, कांग्रेस लगातार आरोप लगाती आ रही है जब से ये विधानसभा चुनाव और मुख्यमंत्री बदले, नए मुख्यमंत्री आए, कि योजना बंद हो जाएगी। हालांकि अभी तक तो बंद नहीं हुई है, लेकिन फिर ये आरोप लगाते हैं कि आप लोगों ने 3,000 रुपए का वादा किया था, वो कब तक होगा? देखिए, जब ये योजना शुरू हुई थी तो उस समय भी हम लोगों ने कोशिश करी थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बहनों को लाभान्वित करें। और मेरा जो विभाग है, ये विभाग भी मुझे लगता है कि ये आधी आबादी का नेतृत्व करता है। महिलाएं और बच्चे भी इसमें आ जाते हैं, तो आधी आबादी का नेतृत्व ये विभाग करता है। और अभी जैसे कांग्रेस तो है भाई, विपक्ष है, विपक्ष का काम है कि कहीं ना कुछ मुद्दे निकाल के लाना है, क्योंकि उनने किया नहीं, इसलिए उनको लगता है, क्योंकि चुनाव में उनके कहा था कि हम जीत करके आएंगे तो हम इतना देंगे, हम 1500 देंगे या इतना देंगे। ये हर चुनाव में वो आते हैं और कुछ न कुछ ऐसे जुल्म में फेंक करके और चले जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था वो किया। हम 1250 रुपये उनके खाते में डाल रहे हैं, और ये योजना कोई बंद होने वाली नहीं है। हम लोग चला रहे हैं इस योजना को और चलाएंगे। जहाँ तक 3,000 वाली बात है, तो ये एक पॉलिसी मैटर है, और देखेंगे वो आने वाले समय में। अभी तो वो जो भी वो करते हैं, हम लोग तो 5 साल के लिए करते हैं, अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखते हैं। कुपोषण एक बहुत गंभीर समस्या है, उसको लेकर आपके विभाग में आप कुछ कार्य योजना बना रही हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और हमारे विभाग की और हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी की भी ये चिंता है कि जो कुपोषण है वो हमारे देश में और हमारे प्रदेश में भी एक ऐसी चीज़ है कि इसे सबको मिलकर के हमें ख़त्म करना पड़ेगा। और इसके लिए खासकर मेरा महिला बाल विकास विभाग ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हम नीचे तक, हमारी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, हमारी सहायिकाएं हैं, और हम सब मिलकर के और ऐसा वातावरण नीचे निर्मित करें कि हमारी आंगनवाड़ी जो भवन है उसका कैंपस इस तरह से हम लोग तैयार करें कि वहाँ आकर्षित होकर के और बच्चे आए और वहाँ पे कम से कम खेलें, बैठें। और इस कुपोषण को मिटाने के लिए हमें नीचे समाज तक भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर माँ कमज़ोर है तो वो बच्चा भी फिर कमज़ोर होता है। तो सबसे पहले हम खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में और ऐसे एरियो में, शहरी क्षेत्रों में भी कुछ जगह, तो उनको जाकर के और सामाजिक जागरूकता, और अपनी तरफ से भी हमारा समाज तो कर ही रहा है, और उसको इस तरह की चीज़ें देने का काम करें और बातें बताने का काम करें कि वो खुद भी जागरूक हो। और ऐसा हमारा विभाग का प्रयास है, और हम लोग आगे आने वाले समय में
कुछ अच्छा करेंगे और वो समय समय पे बताते रहेंगे। कांग्रेस का गढ़ माना जाता है जो भी आदिवासी इलाके हैं मध्य प्रदेश में, और ऐसा माना जाता था कि आदिवासी जो वोट बैंक है पूरा कांग्रेस के साथ है। अभेद किला था झाबुआ। आप बीजेपी में आई और आपने बीजेपी में जीत दर्ज कराई, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए ये, क्योंकि बीजेपी लगातार हम देख रहे हैं कई 3-4 सालों से कोशिश कर रही है कि आदिवासी को वो अपने उसमें लाए। कि सही कहा है आपने कि एक समय था जब कहा जाता था कि झाबुआ में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती या कांग्रेस का वो गढ़ है, लेकिन हम लोगों ने उस गढ़ को ढाया है। और जो एक सोच थी कि भाई आदिवासी लोग कांग्रेस के साथ भी है, लेकिन हमने उस परिभाषा को बदला है और आज प्रदेश का और झाबुआ का और पूरे क्षेत्र का आदिवासी भी ये समझ गया है कि उसका अगर भला कर सकता है, उनको विकास की मुख्य धारा में अगर जोड़ सकता है, उसको स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सारी अगर सुविधाएं अगर कोई मुहैया करा सकता है, ऐसी योजनाएं बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसीलिए वहाँ के लोग भी, हमारे जनजाति आदिवासी लोग भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। और आज मैं उदाहरण हूँ कि पहली बार झाबुआ जिले से मैं भारतीय जनता पार्टी की विधायक के रूप में उस समय चुन कर के आई थी, और आज चौथी बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस से रही हूँ, चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की विधायक के बन के आई हूँ, और आज महिला एवं बाल विकास के मंत्री के रूप में आप लोगों के सामने आप हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और अगर हम बात करें आदिवासी जो इलाके हैं उसमें आंगनबाड़ी केंद्र खोलने, उसके पीछे की क्या मंशा है? देखिए, आदिवासी क्षेत्र एक्चुअली जहाँ भी आप जाएंगे, प्रदेश के या देश के किसी भी आदिवासी क्षेत्र में चले जाएं, जिले में चले जाएं, तो आदिवासी अलग अलग मंजरे टोलों में, फलिए में और इस तरह से बसता है। वो अलग अलग उनका जो रहने का जो तरीका है, पारंपरिक जो तरीका है, तो उसको देख के ये लगता है कि नगरीय क्षेत्रों में और खासकर ट्राइबल क्षेत्रों में हमें अलग अलग तरह की वो योजनाएं बनानी होगी। और वहाँ जो क्राइटेरिया है कि हमें 100 की जनसंख्या, 250 की जनसंख्या में, और इसमें भी हमें आंगनवाड़ी खोलने की ज़रूरत, क्योंकि दूर दूर के फलियों में और कस्बों में वो रहते हैं, तो वहाँ भी आंगनवाड़ी खोल करके और जो सरकार की हमारी योजनाएं हैं उन पहाड़ों में, उन नदी के पार में और जहाँ दूर दूर हमारे लोग रहते हैं वहाँ तक भी सरकार की योजना पहुँचे, ये हमारा प्रयास है आंगनवाड़ी खोलकर। आपने एक बार अपने अधिकारियों को ऐसा कई बार आप कहती हैं कि जो महिला नीति है वो केवल एक कागजी दस्तावेज ना बने। एक हफ्ते में 2 दिन आप लोग यहाँ भोपाल में रहते हैं, बाकी समय अपने अपने क्षेत्रों में रहते हैं। क्या ऐसा लगता है कि अधिकारी जो है एक एसी रूम में बैठ के जो है पूरे जो पॉलिसी फ्रेम कर देते हैं, क्या वो ज़मीनी जो हकीकत होता है उससे दूर होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि एसी रूम में बैठ कर के और पॉलिसी बना लें, लेकिन जब महिला नीति बनाने की जहाँ बात आई या सेमिनार वगैरह हुई, तो वहाँ मैंने ज़रूर सब लोगों से ये चीज़ कही थी कि हमें वहाँ के लोग जो वहाँ जानकारी रखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर, तो मुझे ये लगा था कि वहाँ के जो, चाहे वो समाज से जुड़े हुए लोग हों, वहाँ के जनप्रतिनिधि हो या दूसरे जो लोग हैं वहाँ समाज में काम करते हों या सांस्कृतिक तौर से भी काम करते हों, या ऐसे लोगों को भी यहाँ बुला करके और उनसे भी हम सुझाव ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि जिनके लिए हम नीति बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो अच्छी तरह से हमें सुझाव दे सकते हैं, अच्छी तरह से हमें बता सकते हैं कि उनके विकास के लिए हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने ये चीज़ की थी कि हम एक यहाँ बैठ के काम करें, या झाबुआ जैसी या मंडला जैसे या डिंडोरी जैसे, वहाँ जाके देखेंगे तो हम अलग तरह के लोगों से मिलेंगे और
यहाँ हम बैठ के बातें करेंगे तो वो एक अलग तरह का माहौल बनेगा। तो मेरी ये सोच है कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको भी बुला के, या जनप्रतिनिधि है उनसे भी बुला करके उनसे चर्चा की जाए, और उनसे मुझे लगता है कि ऐसा करने से बहुत सारी चीजें निकल के आती है, प्रैक्टिकल बातें आएंगी, प्रैक्टिकल बातें आएंगी, एक रियलिटी चेक होगा जब आप उन लोगों जिनको एक्चुअली जिसके लिए बन रही है योजना, हाँ। उनसे बात करेंगे तो उनको क्या प्रॉब्लम आती है वो पता चलेगी। मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी तरीके से बता पाते हैं। और कई बार हमें ये लगता है कि भले वो व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा, हमें ऐसा लगता है कि वो पढ़ा लिखा नहीं होगा या इसको क्या होगी, लेकिन कई बार ये लगता है कि एक ऐसे व्यक्ति से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, या ऐसी अच्छी बात उसके मुंह से निकल करके आ जाती है कि हमें लगता है कि ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम उनसे मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनसे डायलॉग करेंगे तो हम लोगों को बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी और कुछ करने का हमें मिलेगा, अवसर मिलेगा। हाँ निर्मला जी, एक बात पूछना चाहूँगी, पर्सनल है। आपने अपना पूरा लाइफ एक तरह से देखा जाए तो पॉलिटिक्स और सोशल सर्विस में आपने बिता दिया, आपने शादी नहीं की जी। कोई इसकी वजह रही? नहीं, कोई वजह नहीं, ऐसे कोई वजह नहीं। जब पढ़ते थे कॉलेज से सीधे राजनीति में आ गए, और राजनीति में फिर ऐसा है कि ये ऐसी चीज़ है कि यहाँ आप 24 घंटे लगे रहें, और ऐसा कहीं लगा नहीं कि क्योंकि आम व्यक्ति की, या ऐसे मैं तो ऐसे क्षेत्र से चुन के आती हूँ, आदिवासी क्षेत्र से, तो ऐसा लगा कि भाई ये काम ही करना है, और इस काम की धुन में ऐसा कभी लगा ही नहीं कि भाई ऐसा भी कहीं शादी भी करना चाहिए या ऐसा भी ये है। तो ऐसा कोई विषय आया नहीं, कोई कारण नहीं इसके पीछे। तो परिवार वालों ने नहीं कहा कि नहीं कर लेना चाहिए, या ये लड़के ढूंढ के आपको दिखाए हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पापा ने और ये भी कि भाई इस पे डिपेंड है कि ये करे ना करे, ये इसका विषय है। कभी कोई दबाव मुझ पे नहीं आया, और पापा ने भी कोई उस समय पूछता भी था, ये भी करता था, तो वो यही कहते थे कि भाई ये इसका विषय है, इसको जब इच्छा हो तब ये कर ले, ये इस पे डिपेंड करता है कि ये शादी करे। पर कभी ऐसे लड़के वड़के दिखाई नहीं फोटो वोटो की ये है, ये अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं? वो ठीक है, जो समय रहता है उस समय सब कुछ होता था। ये ऐसा भी नहीं कि नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं रहा। पर ठीक है, ऐसा कभी वो रहा नहीं कि भाई पसंद आया कि नहीं आया, कि ऐसा कहीं उसे। तो पर आपने अपनी पूरी लाइफ जो है सोशल सर्विस में, समाज में दे दिया जी, और कोशिश यही है कि पूरी अपना ये जीवन की ये इसी में लगा दें, और संगठन में यहाँ से जुड़ करके। और एक पापा ने एक जो लाइन दी है कि भाई हमें सेवा करनी है और ये करना है, तो जो लाइन दी है उस पे लाइन को आगे बढ़ाने का काम कर रही हूँ। और कोशिश ये है कि मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊं, यही मेरा प्रयास रहेगा जी। मैम, कई बार जैसे फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म की बात बहुत होती है कि फिल्म के लोग ही अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं और उन्हीं लोग को काम मिलता है। ऐसी बीजेपी पे परिवारवाद का आरोप लगाती है कांग्रेस पे। आपको क्या लगता है, आपके फादर के कारण और उनकी पॉलिटिकल विरासत के कारण आपकी राह आसान हुई, या आपका खुद का आपको संघर्ष करना पड़ा अपने लिए? देखिए, ये चीज़ मैंने पहले भी कही थी कि ठीक है, मुझे एक राजनीति एक पारिवारिक पृष्ठभूमि या विरासत के रूप में मिली, लेकिन किसी भी फील्ड में जाएं आप, ये आपके लिए पर्याप्त नहीं होता। आपको फेस खुद को करना पड़ेगा, संघर्ष खुद को करना पड़ेगा, काम खुद को करना पड़ेगा। एक समय तक वो चीज़ है, लेकिन ये भी वो नहीं है कि आप ठीक है परिवार के हैं इसीलिए। आप फिल्म इंडस्ट्री में भी देख लें कि कई लोग आए लेकिन वो चले नहीं, और इस तरह का राजनीति में भी है कि कई लोग आते हैं लेकिन वो चलते नहीं हैं। तो ये तो आप पे निर्भर है कि आप कितने जाएंगे, कितना संघर्ष करेंगे और कितना काम करेंगे। ये आप मतलब खुद के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि परिवार से आए हैं, या अब हम तो उस समय आए जब महिलाओं का कहीं भी कोई वो नहीं था और ऐसा कुछ नहीं था, तो उस समय राजनीति में आए और आज काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल।
मैम, आपने स्वदेश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सबकी बात को अपना समय दिया और इतनी सारी आपने बातें हमारे साथ शेयर की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से। तो दर्शकों, आज हमने बातचीत की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया जी से। पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि राजनीति उन्हें विरासत में नहीं मिली है, उनको खुद अपना संघर्ष करना पड़ा। 35 साल से ज़्यादा एक लंबा पॉलिटिकल सफ़र है। 7 बार चुनाव लड़ी, 5 बार जीती, कांग्रेस में भी रही, सबसे यंगेस्ट विधायक रही हैं, बीजेपी में हैं। लंबे स्ट्रगल के बाद आज फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो इस बार के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।